हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के लोअर पीसीएस 2021 के पेपर डिस्कशन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसके पैटर्न में हमें ये भी देखने को मिला कि सेंसस से काफी क्वेश्चन आए हैं, प्लस उत्तराखंड के जीके को टारगेट करके उससे काफी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं लेक्चर को। 51st क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेंसस के ऊपर है। सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा गया कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे सेंसस के डाटा से देखिए। सबसे कम जो आपको फीमेल लिटरेसी रेट दिखाई देगा वो टेहरी गढ़वाल में दिखाई देगा 61.77। फिर उससे ऊपर है आपका उत्तरकाशी, फिर उससे ऊपर में आपका जो है वो है ऊधम सिंह नगर, जिसका लिटरेसी रेट 65.73 है। तो अगर अरेंजमेंट वाइज भी आ जाए तो टेहरी गढ़वाल में सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है, उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर ऊधम सिंह नगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये देखिए, इसने ये इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल मतलब तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सोसाइटी हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट ULIPH। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, जिसको कि 2004 से 2013 तक चलाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके तहत बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। आपसे अगली बार हो सकता है पूछा जाए कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको किसके साथ मिलकर इम्प्लीमेंट चलाया था। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उत्तराखंड के साथ मिलके इसको बनाने वाली थी। ये प्रोजेक्ट को 2004 से 13 के बीच में चला है। ठीक है, मैनेज किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग के ऊपर था। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, मतलब आपको एक एक को मैच करते बैठना था। यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगानी थी, एक आपको इन्फॉर्मेशन बस पता होनी चाहिए थी, तब आप इसे करते आराम से। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला आपको डिस्ट्रिक्ट पता होता अगर सेंसस के हिसाब से, जो कि आपका हरिद्वार है, तो आप इसको मैच करते ही आंसर पे पहुंच जाते। जो सी है उसको आप 2 से मैच कीजिए। सी आपको 2 के साथ मैच दिखाई दे रहा है सिर्फ और ऑप्शन नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो बेसिकली हरिद्वार को जैसे ही मैच करेंगे बाकी आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तरकाशी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली भी पूछा गया है। आपने अगर पिछले 50 क्वेश्चन देखे हैं, अलग से भी पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी उसका आंसर है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ सेम जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम में पूछा, वहां पे अलग से पूछ लिया, तो इसको भी मैच कर दीजिए। फिर 2 मैच हो गए, बाकी वाले आपको नहीं भी पता थे, आप आंसर पे तब भी पहुंचे हुए थे। मिनिमम ज्योग्राफिकल एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली आपका है, वो आपका है चंपावत। उसके बाद आपका हाईएस्ट लिटरेसी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शन नंबर डी में, वो है देहरादून, सबसे ज्यादा लिटरेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आइटम है जिसको कि प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया गया जब उत्तराखंड ने 2019-20 का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसे मतलब कंडक्ट किया। एक्चुअल में इसका मुझे कोई एज सच स्टैटिक सोर्स मिला नहीं है जिसमें कहीं पे भी लिखा हो डायरेक्टली। कहीं पे भी अगर हम चार्ट भी देख रहे हैं 19-20 का उठा के, उसमें ये सारे सेक्शंस की बात की गई है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बट देखते हैं क्या आंसर आता है आयोग का। तो डायग्राम या फिर हम अगर पाई चार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारे सेक्टर्स अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किए हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किस डेट को शुरू की गई थी। तो बेसिकली स्टार्ट पूछी है, तो स्टार्ट हुई थी ये 15 अगस्त 2014 को। इसके बारे में डिसीजन ले लिया गया था जून में ही, जून 2014 में डिसाइड किया गया था, लेकिन स्टार्ट हुई थी ये अगस्त में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पेंशन स्कीम है इसके तहत 60 साल से ज्यादा वाले जो भी फार्मर थे और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड था, ठीक है, उनको पेंशन दी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। और 1000 रुपया पेंशन जो थी मंथली, उसमें गवर्नमेंट अपना योगदान दे रही थी। उत्तराखंड ऐसी पहली स्टेट थी जिसने किसानों को पेंशन देने के बारे में प्रयास किया था और सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल में पहली बार सिंपोजियम ऑन एनवायरनमेंट को स्टॉकहोम में कंडक्ट किया गया था। एक्चुअल में क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन थी। तो ये कन्वेंशन आपकी बेसिकली हुई 1972 में, ध्यान रखेंगे स्टॉकहोम में हुई थी।
इसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट जो था वो आया। तो ये सारी चीजें बाद में जो इन्वायरमेंट को लेके पास हुई हैं, लेजिस्लेशन हुए हैं, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद हुए हैं। अगला क्वेश्चन था साइंस बेस्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन में पूछा गया कि आइडेंटिकल क्या होता है। तो आइसो का मतलब सेम होता है, एक्चुअल में आइसो वर्ड का मतलब, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेसिकली आइडेंटिकल होता है। तो जिन सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्काई जो हमें ब्लू नजर आता है वो किस फिनोमिना की वजह से आता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। जब लाइट स्कैटर होती है, जब हमारे तक पहुंचती है, तो स्कैटरिंग में आपको जो स्काई है उसका कलर नीला नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्चुअल में ऑप्शन में सुपर माउस होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो एक माइस थी, लेकिन नाम में वो मुझे नहीं दिखाई दिया, ऑप्शन में है नहीं वो चीज। तो इसका आंसर आयोग पे डिपेंड करेगा कि क्या आएगा। और अगर हम बात करें मतलब बाकी सारे नाम की, तो इसमें जो डॉली है बेसिकली वो एक शीप थी, लेकिन वो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं था। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो माउस था। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइंस का मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन इसे समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये साइंस वाले, ये एनसीईआरटी से आए हैं, जो साइंस की एनसीईआरटी है वहीं से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडो 11, विंडो तो आप यूज करते ही होंगे अपने पीसी में, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा एक लैंग्वेज है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका डायोड के ऊपर है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जिससे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। डायोड पूछा गया है किस चीज के लिए यूज होता है। तो ऑल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में, यानी कि एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट में जब कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए डायोड यूज किया जाता है। एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए एम्पलीफायर यूज होता है, ना कि डायोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन, और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप साइंस की एनसीईआरटी अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ये डायरेक्ट उसमें लाइकेन के बारे में मेंशन किया गया है। एक्चुअल में होता क्या है, जिस जगह पे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां आपको लाइकेन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए, जैसे आप सपोज कीजिए पहाड़ी एरिया में जाते हैं, वहां पे आपको लाइकेन्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पे पहाड़ी एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन नहीं होता। तो जिस जगह इंडस्ट्री है वहीं पे ज्यादा पोल्यूशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पे आपको लाइकेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस मतलब जगह की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्मेट में किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्ड्स एंड लिजर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला था। ह्यूमन क्या है, मैमल्स हैं। हम यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट नहीं एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन बर्ड्स और लिजर्ड जो हैं वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपना वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फेमस न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी का बहुत फेमस न्यूज़पेपर था। ये 1904 में चलाया गया था, जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे। तो अफ्रीका में इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही आवाज उठाई गई थी। तो ये महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये पूछा गया कि ये स्कीम प्रपोज किसके द्वारा की गई थी। ये स्कीम 1937 में आई थी। इसमें ज्यादा फोकस किया गया था कि वोकेशनल एजुकेशन जो होती है, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, हाथ से काम करने की स्किल्स सिखाए जाते हैं, इस पे ज्यादा फोकस था इस स्कीम में। ये स्कीम प्रपोज की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मतलब जिम्नोस्पर्म का लीफ है, उसमें 16 क्रोमोसोम है। तो आपको बताना है कि इसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो अगर आपको इतना पता है कि एंडोस्पर्म में जितने क्रोमोसोम होते हैं उससे डबल जिम्नोस्पर्म में होते हैं, और ये फिलॉसफी है बेसिक,
तो इसको आप आधा कर दीजिए 16 का हाफ 8, यानी कि एंडोस्पर्म में 8 क्रोमोसोम होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फेरोमोन्स जो है वो किस चीज के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम बात करने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं, वैसे ही आप मधुमक्खियां देखते हैं या बी देखते हैं, वो सब फेरोमोन्स यानी कि सिग्नल छोड़ के एक दूसरे से बातें करते हैं। तो फेरोमोन्स एक तरीके के वो हार्मोन है जो अपनी बॉडी से वो प्रोड्यूस करते हैं, तो एंडो हार्मोन्स का टाइप है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 3 काठिया कॉन्ट्रैक्ट जो था वो किस चीज से रिलेटेड था। तो अगर आपने महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो ये उनके चंपारण सत्याग्रह में 3 काठिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। 3 काठिया बेसिकली एक लैंड मैनेजमेंट का सिस्टम था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 16th प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, 2021 में इसे सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत वैसे भी कोविड के टाइम पे बहुत चल रहा था, आप इसको गैस भी लगा सकते थे। और प्रवासी दिवस हम सेलिब्रेट कब करते हैं, हम 9 जनवरी को करते हैं। इसी डेट को क्यों करते हैं, क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। हिंदी पोएट्री में ये अवार्ड 2020 में किससे दिया गया, ये आपको बताना था। आंसर है अनामिका। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि इन्हें किसके लिए मिला। तो इनकी पोएट्री है टोकरी में दिंगट देर गाथा, इनकी इस रचना की वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिल्ली की न्यूज वहां आती रहती है। आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा गया दिल्ली के, तो आंसर है अनिल बाईजल। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड, आपसे फिक्की के नए प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया जो कि 2020-21 में अपॉइंट हुए। आंसर है उदय शंकर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन से प्लेयर्स जो थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो इसका आंसर मैंने आपको एक्चुअल में मार्क करके नहीं दिया है। सुमित जो अंटिल है इन्होंने जेवलिन में जीता है, और मनीष नरवाल जो है इन्होंने पिस्टल कैटेगरी में जीता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आंसर होने चाहिए, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2022 में होस्ट की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी। तो कोविड की वजह से पिछली बार 2021 में ये होस्ट होनी थी पुणे में, वहां नहीं हो पाई, तो अब 2022 वाली वहीं पे होगी जहां पहले कंडक्ट नहीं हुई है। पुणे में ये 2022 में कंडक्ट होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नोबेल पीस प्राइज 2021 के जो विनर्स हैं उनका नाम नहीं पूछा गया वो किस कंट्री से थे। तो देखिए नोबेल प्राइज बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। आपसे पीस प्राइज की कैटेगरी पूछी गई। आप यहाँ देख सकते हैं मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं, और उनके फेलो लॉरेट जिनका नाम है दमित्री मोर्टोव, वो रशिया के हैं। इनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है इस साल, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग लड़ाइयां लड़ी, और इन्होंने ये भी बताया कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत जगह पे रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं, मीडिया वाले, उन पे अटैक होता है, उनको हरास किया जाता है, उनको मारा भी जाता है। तो इसके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये फिलीपींस और रशिया से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाई कमिश्नर फॉर अ डे जो कि आपका इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, इसके 5th विनर कौन है। 5th विनर का मतलब ये नहीं है कि इस कमिश्नर ऑफ डे में 5th नंबर पे कौन आया। 5th विनर यानी कि जब से ये मनाया जा रहा है इस साल में 5th विनर कौन है। आंसर है अदिति महेश्वरी, ये राजस्थान की हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर द डे इन्हें बनाया गया फॉर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के फादर किन्हें कहा जाता है। तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अगर आप स्टडी आईक्यू पे एमसीक्यू की सीरीज को फॉलो करते हैं जो कि जीके के चलती रहती है, जिसमें हिस्ट्री के कभी पॉलिटी के एमसीक्यू करवाए जाते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया है सर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एओ ह्यूम रचना जो है उसके बायोग्राफर का आपको नाम बताना था, और ये बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। करेक्ट आंसर है विलियम वेडरबर्न। तो इन्होंने बायोग्राफी लिखी है उनकी, आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में ये पॉलिटी बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन है। ये पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है
जिसको कि डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन अबॉलिश नहीं किया जा सकता। जिसको कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता पर अबॉलिश किया जा सकता है। अब डिसॉल्व और अबॉलिश में फर्क पता होना जरूरी है। डिसॉल्व नहीं किया जा सकता मतलब आप उसे फॉर द टाइमिंग स्थगित नहीं कर सकते। एबॉलिश का मतलब क्या है कि आप परमानेंट उसे खत्म कर दीजिए, वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने उसे उड़ा दिया, ठीक है। अब राज्यसभा तो कभी आपने हटती हुई नहीं देखी होगी। जब से हम इंडिपेंडेंस पाए हैं तब से राज्यसभा है, लोकसभा भी तब से है, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी तब से आप देख पा रहे हैं। लेकिन हर एक स्टेट में इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ये पावर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने की, ये पार्लियामेंट के पास होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसे आप एबॉलिश कर सकते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं कर सकते। डिसॉल्व से बड़ा होता है एबॉलिश करना, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सी ऐसी रिट है जो कि जुडिशरी के द्वारा जारी की जाती है जब किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने से रोकना हो। और ये क्यों रोका जाता है? क्योंकि वो पर्सन उस पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं होता या कि वो उसके लिए सेलेक्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। आंसर है क्वो वारंटो। तो ये जुडिशरी की पावर है कि जब तक उस बंदे के पास ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने का, तो जुडिशरी उस बंदे को रोक सकती है कि आप इस पोजीशन को हेल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है? तो रेगुलेटरी बॉडी आपकी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज के बिजनेस को पूरा हैंडल करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है, ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना रेगुलेटरी बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के प्रोविजन के बारे में बताता है। अब सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने आर्टिकल सारे रट्टा नहीं मारे होते, कोई भी नहीं मारता, तो आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते थे। आपको इतना पता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यानी कि लोकल लेवल की बात हो रही है। लोकल लेवल बॉडी के आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं, 243 जेड के ई के आसपास जाके वो खत्म हो जाते हैं। तो लोकल बॉडी के आर्टिकल जब 243 की ही लाइन में आते हैं तो ये लोकल बॉडी का ही पार्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप कॉमन सेंस से कर सकते थे क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल 300 से ऊपर हैं और लोकल बॉडीज की इसमें कोई बात नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। स्टडी आईक्यू के चैनल पे इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी थी जब ये एक्ट जो है इनेक्ट किया गया था, और ये एक्ट आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन देने से रिलेटेड है, जिसमें कि 10% रिजर्वेशन की बात की गई है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 12th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। 12th शेड्यूल आपका किस चीज की बात करता है? म्यूनिसिपल की बात करता है, म्यूनिसिपैलिटी की, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है तो म्यूनिसिपैलिटी आपके 74th अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुए थे। पंचायत आपका 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट को किसे सबमिट करते हैं? आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्दर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल के ऊपर था कि चेयरमैन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के? तो आंसर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। 243D जो है वो इस आर्टिकल की बात करता है जीएसटी काउंसिल के फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने कि नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में हाईएस्ट रैंक अचीव किया है? दिस इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। आंसर है केरला, ठीक है। तमिलनाडु आपका थर्ड है, केरला ने इसमें टॉप किया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अगली बार कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, न्यूज में था लगातार और करंट अफेयर बेस्ड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर इंडिया में ही खोला गया और अगस्त 2021 को खोला गया था। कौन सी जगह पे ये आपको बताना था? तो ये था लद्दाख, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मूवी थिएटर। अगला क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में था, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रिलीज किया जाता है। इसकी ये रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2020 की रिपोर्ट में आपसे पूछा गया इंडिया का रैंक क्या था? आंसर है 131। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप इसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें भी एकदम डायरेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी गई जो कि डिजिट में है। पूछा गया था कि क्रॉप ईयर 2020-21 के हिसाब से
नेशनल लेवल में इंडिया में फूड प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखा गया था? आंसर है 301 मिलियन टन। ये 2020-21 का टारगेट था। अभी का टारगेट तो 21-22 का होगा, हम अगले साल में पहुंच गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से था। अगर आपने स्टैटिक इकोनॉमी पढ़ी है तो ये आपके लिए इजी था। एनसीईआरटी से आया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। पूछा गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है किस पॉलिसी का पार्ट होते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होते हैं, जिसके तहत सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, और ये खरीद बेच जो है ये आपकी आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के ऊपर था। ये किस साल लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना था। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 2007-8 में। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी उत्तराखंड में कवर किया हुआ है टॉपिक मैंने। तो ध्यान रखेंगे ये लॉन्च क्यों किया गया था। इसके तहत आपको इंडिया में राइस का, व्हीट का और पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, एरिया को एक्सपेंड करना था जिसमें ये प्रोडक्शन ज्यादा हो पाता। तो ये मिशन इसी के लिए था। अगला क्वेश्चन तेंदुलकर मेथोडोलॉजी पे है, जिससे जो कि आपकी कमेटी सुरेश तेंदुलकर इसके चेयरमैन थे। इनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई जिसमें कि पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया को उन्होंने बताना था कि कितना इंडिया का पॉवर्टी रेट है। 2011-12 में ये मतलब इनकी कमेटी आई थी। आपको बताना है कि इनकी कमेटी के हिसाब से 2011-12 में इंडिया का पॉवर्टी रेट क्या था। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक इसे बोल सकते हैं क्योंकि 11-12 की इंफॉर्मेशन। आंसर है 21.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो इनमें से कौन सा है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आंसर है एंथ्रासाइट। अब बेस्ट क्वालिटी, लो क्वालिटी क्या होता है एक्चुअल में? जो आपको लिग्नाइट दिखाई दे रहा है इसको ब्राउन कोल कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अगर आपको अरेंजमेंट मिल जाता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल को उसके बाद लोएस्ट क्वालिटी वाले को एक सीक्वेंस में लगाइए, तो बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट, उसके बाद है बिटुमिनोस, उसके बाद है लिग्नाइट, फिर है पीट। अब बेस्ट क्वालिटी कैसे है? एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोल मिलता है, आपको इसमें मॉइस्चर बहुत ही कम मिलेगा। बिटुमिनस में थोड़ा कोल एंथ्रासाइट से कम होता है लेकिन मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा। सिमिलरली जब आप पीट की तरफ जाते हैं तो पीट में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कोल बिल्कुल कम। तो क्या जलाएंगे? फ्यूल की तरह ज्यादा यूज नहीं कर सकते अच्छे से। इसके अलावा आपका एक और कैटेगरी है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। इसको इस कैटेगरी में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि ग्रेफाइट को आप एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कोल पाया जाता है। ग्रेफाइट को मेटा एंथ्रासाइट भी कहा जाता है, यानी कि एंथ्रासाइट से भी ऊपर का इसमें कोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉटन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी से स्टैटिक के क्वेश्चन आए हैं, पर्टिकुलरली साइंस का जैसे एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, फिर उसके बाद से हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का ही एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो आंसर है ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप बने हुए हैं, ठीक है। जब इंडिया की प्लेट मूव कर रही थी तब ये डेक्कन ट्रैप बने थे, तो इसी ब्लैक सॉइल को सबसे सूटेबल माना जाता है कॉटन क्रॉप के लिए। फिर अगला क्वेश्चन सेंसस 2011 पे है, जिसके हिसाब से आपसे पूछा गया कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है। अब सेंसस पे इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ा शॉकिंग भी है। तो देखिए हम सबको पता है इंडिया जो है वो 2021 का सेंसस कंडक्ट कर रहा है, यानी कि 2021 का रिलीज हो जाएगा अब ऑफिशियली। तो 2021 में ही हम जी रहे हैं, तो सेंसस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल नया सेंसस बन रहा है। तो 11 के सेंसस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में 11 और 21 का आपको कंपैरिजन भी पढ़ना होगा कि क्या क्या चीजें बदली हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। 74.04% लिटरेसी रेट है इंडिया का। अगला क्वेश्चन थ्रस्ट के ऊपर है। जब हमने पहले 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे उसमें भी थ्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, और वो आपका जो थ्रस्ट था उसे हम मेन फ्रंटियर थ्रस्ट कहते हैं। अब पूछा गया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है। तो गैंजेटिक प्लेन और शिवालिक हिल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो आपका था मेन फ्रंटियर थ्रस्ट जो हमने पहले कर लिया क्वेश्चन में। ये जो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। ये देखिए हायर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये रहा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर्टिकुलरली आपका ऑप्शन नंबर सी का इसका सही आंसर है। ये आपका ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में लाई करता है। 99th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चन सिंपल है अगर आपने स्टैटिक अच्छे से तैयार किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है।
बाकी जो आपको दिखाई दे रही हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर पाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरकारिया कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया कि इसका मेजर टास्क क्या था। तो ये पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन है। 1983 में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इसका पर्पस था सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को गवर्न करना और उस पर सजेशन देना कि कैसे इनको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपका कौन सा कमीशन आया था, सरकारिया कमीशन। तो इसके साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी कवर होता है। अब हमारे केवल आखिरी 50 क्वेश्चन बने हैं, जिसके साथ बचे हुए हैं, जिसके साथ ये कवर हो जाएगी आपकी सीरीज। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।